अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उसामा है और आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलाउद्दीन, जो कि एक मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। आज हम सर से डिस्कशन करेंगे। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं ठीक भाई ठाक ठीक सर। हैं, खैरियत से? सर थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। बेसिकली ये जो एक है पॉडकास्ट हमने शुरू किया है, ठीक है, ये ज़रा इंटरव्यू स्टाइल से डिफरेंट है और है। इसमें डिस्कशन बेस्ड हम All करेंगे। right. जैसे कि आप मेडिकल की स्पेशलिटी से हैं, तो ठीक है। आजकल हम देख रहे हैं कि फेब्राइल इलनेसेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, बहुत ज़्यादा। तो उसमें थोड़ा सा आप हमें बताएं कि आपने क्या देखा अपनी प्रैक्टिस में। डॉक्टर उसामा, आजकल जो है आप देख रहे हैं कि एकदम से मई में ही टेम्परेचर स्पाइक्स आनी शुरू हो गई। बिल्कुल, काफ़ी हीट वेव आई। हाँ, हीट वेव आई। उसके बाद फिर एबटाबाद में पर्टिकुलरली को थोड़ा सा बीच में रिलीफ आया जब रेनफॉल स्टार्ट हुई। बिल्कुल। उसके बाद फिर दोबारा गर्मी शुरू हो गई। अब ये सडन चेंज इन वेदर जो है ये भी प्रेसिपिटेट करती है, बहुत सारी डिजीज़ को ये प्रेसिपिटेट करती है। उसके साथ जो है अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पिछले कई साल से एक तो डेंगू जो है वो कॉमन है, काफ़ी कॉमन हो गया है। अब पहले ये केपीके और ये जो थोड़े से हाई अल्टीट्यूड एरियाज जैसे एबटाबाद है ये बचे हुए थे, लेकिन ग्रेजुअली अब ये पहले हम देखते थे कि ज़्यादा लाहौर और जो के प्लेन एरियाज थे, जी बिल्कुल, जो पंजाब के प्लेन्स थे वहाँ पे ज़्यादा, अब यहाँ पे भी आ गया। अब ये केपीके में भी पहुँच गया है। अच्छा, उसके साथ जो दूसरी जो आजकल जो एक और प्रॉब्लम है, दोनों ही इश्यूज़ जो है मैं आपको एन्यूमरेट करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि जब भी एबटाबाद और इस एरिया में हमारे बारिशें शुरू होती हैं, उसमें पानी जो ग्राउंड वाटर और जो वाटर सप्लाई है हमारी, ये थोड़ी सी इसकी क्वालिटी डिटीरियोरेट होती है, क्योंकि उसके अंदर जो है ना वो कंटेमिनेशन का एलिमेंट बढ़ जाता है रेन की वजह से। अच्छा, एक उसकी वजह से जो बेसिलरी, डिसेंट्री और कॉलरा और इस तरह की जो एक्यूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो प्रॉब्लम्स हैं वो उनकी रेशो काफ़ी बढ़ जाती है। पिछले दिनों में बहुत पेशेंट्स हमारे पास आए ऐसे एक्यूट जिनमें फ़ीवर था और उसके बाद एब्डोमिनल क्रैम्प्स थे और उसके साथ जो है उनको वाटरी डायरिया था। इसी तरह हाई फीवर के साथ, एब्डोमिनल क्रैम्प्स के साथ डिसेंट्री के पेशेंट्स भी रिपोर्ट हुए। तो अच्छा, उसके अंदर ही डेंगू के पेशेंट्स भी बीच में मिक्स थे। आजकल तो जब भी फेब्राइल इलनेस है तो आपकी ज़हन में 2-3 तरफ जाता है। कोविड की एक लेयर दोबारा आ रही है। जो कोविड है वो भी अनफॉर्चुनेटली ये पिछले महीने से उसमें भी स्पाइक आनी शुरू हो गई है। पहले स्टेबलाइज हो गया था, फिर स्पाइक आ गई। अब जो है जो फिजिशियन है उसके लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जिस वक्त एक्यूट फेब्राइल इलनेस का पेशेंट आपके साथ विद एब्डोमिनल कंप्लेंट्स आता है तो आपके ज़हन में सबसे पहले जो है वो तो एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस आती है, जिसमें टॉप में वो है बेसिलरी, उसमें डायरिया, जिसमें कॉलरा भी है, जिसमें बाकी स्टेफोरियस भी हो सकता है, उसके अंदर जो है आपके साल्मोनेला, शिगेला, ये सारे जो है कंपाइलोबैक्टर वगैरह, वो सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, क्योंकि वाटर कंटेमिनेटेड है, वाटर क्वालिटी डिटीरियोरेटेड है, ड्रेनेज सिस्टम हमारा इतना अच्छा नहीं है इस एरिए का। अच्छा, उसके साथ जो है ऑन टॉप ऑफ दैट आप बीच में फिर डिफरेंशियल में डेंगू को भी रखते हैं और उसके साथ कोविड को भी रखना पड़ता है। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि चूँकि हमारी जो क्लाइंटेज है यहाँ पे हमारे पास सबर्ब से बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है और वहाँ पे ज़्यादा पुअर पॉपुलेशन है। अब वो इसमें आपको क्लिनिकली डिफरेंशिएट करने के लिए इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत पड़ती है। अब आप को खुद पता है, आप समझते हैं कि आप अगर पूरा प्रोफाइल करेंगे स्क्रीनिंग के लिए, जिसमें आप एक्यूट हेपेटाइटिस से लेके तो आप कोविड तक जाएंगे, तो वो कितने नंबर ऑफ टेस्ट बनते हैं और उसकी क्या कॉस्ट है। और आजकल जो सिचुएशन चल रही है इकोनॉमिक हमारे कंट्री में, तो उसमें पेशेंट तो बेचारे पेइंग कैपेसिटी उनकी बिल्कुल ना होने के बराबर रह गई है। काफ़ी ज़्यादा। तो अब इन सारी चीज़ों को इन व्यू रखते हुए फिर हमें उन पेशेंट्स को थोड़ा सेग्रीगेट करना पड़ता है। ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर कोई बहुत ही पेशेंट आता है जो कि डिहाइड्रेटेड है और उसके साथ बहुत सीवियर वॉमिटिंग, डायरिया
और वो सारी चीज़ें हैं, तो पहले हम उसको एडमिट करके स्टेबलाइज करते हैं और हाइड्रेट करते हैं, उसको एम्पिरिकल एंटीबायोटिक रेजिम पे डालते हैं और उसके बाद उसकी जो बेसलाइन ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन है ताकि ज़्यादा बर्डन ना हो पेशेंट पे, सिर्फ वही करते हैं कि ताकि इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह कर लें, उसका लाइफ सेविंग उनको हम ट्रीटमेंट दे दें, बिल्कुल, ताकि पेशेंट स्टेबलाइज हो जाए। अब उसमें जो है, उसमें भी जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि उसमें अल्टीमेटली जो पेशेंट 2-3 दिन के बाद जब स्टेबलाइज हो जाता है और वो मेंटली प्रिपेयर हो जाता है पेशेंट के, वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवा सके, तो उसमें से भी काफ़ी सारे कोविड के पेशेंट निकलते हैं। ठीक है, मतलब अंडरलाइन कोविड जो है वो चल रहा होता है, क्योंकि उसकी भी ये डायरिया के साथ प्रेजेंटेशन, एब्डोमिनल कंप्लेंट्स के साथ जो प्रेजेंटेशन है वो कॉमन है। अच्छा, इसी तरह से बीच में डेंगू भी चल रहा होता है। हाँ। अब डेंगू में पहले हमने नहीं देखा था कि एब्डोमिनल कंप्लेंट्स के साथ डेंगू आए, लेकिन अब ये आप डेंगू में भी जो है एब्डोमिनल कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट आता है और उसके साथ हाई फीवर भी होता है और बॉडी एक्स और वो सारा चल रहा होता है, और उसमें फिर जब आप डेंगू सीरोलॉजी करवाते हैं तो NS1 या IgG IgM उनमें से पॉजिटिव आ जाता है, तो उसी तरह से उनके प्लेटलेट्स ड्रॉप होते हैं और वो सारा जो डेंगू का प्रोफाइल है वो उसी तरह चल रहा होता है। तो उसमें अब जो जनरल पब्लिक के लिए जो मेरा मैसेज है या उनको जो बताने वाली बात ये है, वो ये है कि आजकल उनको पर्टिकुलरली इन दिनों में जब बरसात अब स्टार्ट होने वाली है, आगे को महीना 2 महीने बरसात रहेगी, मानसून आने वाली आगे चलेगी, उसमें गर्मी भी होगी, ह्यूमिडिटी भी होगी, काफ़ी ह्यूमिडिटी भी हो जाएगी, और उसके अंदर जो है एक तो बाज़ार के कोल्ड ड्रिंक्स प्लीज़ उनको अवॉइड करें। ठीक है, मेरा उनके लिए मैसेज है कि वो बाज़ार के कोल्ड ड्रिंक्स को अवॉइड करें जिनकी हाइजीन के बारे में आपको कोई आइडिया बहुत क्वेश्चन मार्क्स है। सेकेंडली इसमें सर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की भी बात करेंगे या जो ओपन वेंडर्स? मैं नहीं, देखे, मैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की भी बात इसलिए करूँगा कि जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लोकल जो बॉटलिंग है उसके स्टैंडर्ड्स भी उतने वो अच्छे रीयूज नहीं होती हैं, रीयूज अच्छी तरह स्टेरिलाइज होती हैं। जी, उसमें वो सारे प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। तो इसलिए मैं एडवाइस यही करूँगा कि नंबर 1 के बाज़ार के जो ड्रिंक्स है उनको अवॉइड करें। ठीक है। बाज़ार के डेजर्ट्स जैसे आइसक्रीम है या इससे मिलती जुलती कुछ कोल्ड सैलड्स हैं, इनको अवॉइड करें। ज़्यादातर जो हाइजीन के बारे में ओपन प्लेसेस पे और डस्ट भी है और फ्लाइज भी हैं और सारा कुछ, बिल्कुल उसमें वो सारे कैरियर्स उसमें वो उनसे वो इन्फेक्ट हो रहे होते हैं। अच्छा, उसके साथ जो मेरी एडवाइस है वो ये कि बाज़ार से जो रिफ़्रेशमेंट है प्लीज़ उसको रिस्ट्रिक्ट करें। मतलब उसमें आप जो हमारे यहाँ पे लोकल कल्चर है कि बाज़ार जाते हुए समोसे पकौड़े इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते काफ़ी ज़्यादा है, उसको प्लीज़ अवॉइड करें, क्योंकि उसमें स्टेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो समोसा अगर आपने एक खा लिया है और वो स्टेल है तो आप यकीनन पकड़े जाएंगे, आप नहीं बच सकेंगे। वो हमारे इम्यून सिस्टम्स भी वीक हो चुके हैं पहले अगर, और रेजिस्टेंस बहुत है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अभी देखें ना, रेजिस्टेंस के हवाले से मैं इसमें यहाँ पर्टिकुलरली मेंशन करना चाहूँगा कि कराची में जो है रेजिस्टेंट टाइफाइड जो है उसकी एक स्ट्रेन आई हुई है। ठीक है। अब वो जो कन्वेंशनल पहले हम जो एंटीबायोटिक्स उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते थे, वो उनमें से यकीन माने किसी को भी रिस्पॉन्ड नहीं करता। ऐसे कि आपने मतलब कुछ दिया ही नहीं है। हाँ जी, मतलब पेनिसिलिन्स, सेफ्लोस्पोरेंस, इन सारी चीज़ों को वो रेजिस्टेंट हो गया है। अब इस तरह का जो रेजिस्टेंट टाइफाइड के पेशेंट्स अब यहाँ पे भी आने शुरू हो गए हैं। जो आते हैं फिर उनको आप यकीन माने कि हमें हाईएस्ट ऑर्डर की जो एंटीबायोटिक्स हैं लाइक के हमें म्यूरोपेनम्स और उसके साथ एजिथ्रोमाइसिन, इस किस्म के कॉम्बिनेशन पे जाना पड़ता है। एक तो कॉस्टली हैं और सेकंड हमें मतलब तकलीफ ये होती है कि एक ऑर्डिनरी इन्फेक्शन लाइक टाइफाइड उसको हमें ट्रीट करने के लिए हाई पोटेंसी एंटीबायोटिक, सच अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कि हमें वो यूज़ करनी पड़ती है। और अगर खुदा ना खास्ता वो इसको भी रेजिस्टेंट हो गया तो फिर
हमारे पास तो चॉइसेस ही नहीं है, फिर चॉइसेस चॉइसेस खत्म हो रही हैं, लिमिटेड नहीं, खत्म होने वाली हैं। तो ये मतलब अब वो रेजिस्टेंस भी है। अब जैसे ना देखें, पहले आज से 5 साल या 10 साल पहले अगर आपके पास कोई बेसिलरी डिसेंट्री का पेशेंट आता था, आप उसको आंखें बंद करके नोविडेट दे सकते थे, नोविडेट देते थे और पेशेंट ईजिली सेटल हो जाता था। अब नोविडेट रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस हो गई है कि नोविडेट काम ही नहीं करती। अब बहुत सारे फिजिशियंस को अब उन्हीं जर्म्स को ट्रीट करने के लिए मॉक्सीफ्लॉक्सासिन या इस तरह की जो बहुत ज़्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो यूज़ करनी पड़ती हैं। सर एक और चीज़ जो मेरा क्वेश्चन या मैंने नोट किया वो ये है कि पहले मेडिकल साइंस में जो इलनेसेस होती थी, चाहे वो इन्फेक्शन है या कोई भी इलनेस है, बड़े क्लासिकल सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करती थी। आपने देखा है कि क्लासिकल सिम्टम्स अब थोड़े से वो बहुत ब्रॉड या वेग सिम्टम्स के साथ आती हैं। जैसे आपने बात की कि जो कोविड या डेंगू, उसमें एब्डोमिनल सिम्टम्स पहले नहीं होते थे डेंगू में, अब आपको मिलना शुरू हो गए हैं। तो क्लासिकल से हट के अब इवॉल्व हो रहे हैं। बिल्कुल इवॉल्व ये एवोल्यूशन का प्रोसेस जो इन जर्म्स में आ रहा है, या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखें ना 2020 में जब कोविड स्टार्ट हुआ तो क्लासिकल सिम्टम्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की क्लासिकल सिम्टम्स होती थी, और उसके साथ जो है अगर चेस्ट इन्वॉल्व होती थी, लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अगर इन्वॉल्व होता था तो दैट वाज ऑल अबाउट कोविड। अच्छा, लेकिन उसके बाद 2021 में हमने जो थर्ड वेव आई है उसमें हमने देखा है कि फिर उसमें एब्डोमिनल सिम्टम्स भी आनी शुरू हो गई। अब जो आ रहे हैं पेशेंट्स, इसमें मेजॉरिटी एब्डोमिनल सिम्टम्स के साथ आ रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इनमें अक्सर पेशेंट्स के लंग्स बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते, मतलब एक्यूट फेब्राइल इलनेस, और उसके साथ वो लंग्स बिल्कुल, उनकी सैचुरेशन बिल्कुल ठीक होती है। लंग्स में आप एक्सरे कर लें, आप HRCT कर लें, कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब आप कोविड की प्रोफाइल करते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं कि CRP बहुत हाईली रेज्ड होता है, डी डाइमर्स बहुत हाईली रेज्ड होते हैं, LDH रेज्ड होता है, और उसके साथ आप जब उनका टेस्ट करते हैं कोविड का तो वो पॉजिटिव आता है। तो वो पेशेंट जो है वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ आया होता है। तो दिस इज समथिंग वेरी न्यू। अच्छा, इसी तरह से डेंगू के अंदर जो है, पहले हम पेशेंट्स एब्डोमिनल कंप्लेंट्स वाले पेशेंट्स नहीं आते थे। पहले जो क्लासिकल सिम्टम्स थी डेंगू की, उसमें हाई फीवर विद सिवियर बोन ब्रेकिंग फीवर, जिनको हम कहते थे, नाम ही पहले वो था, बोन ब्रेकिंग फीवर्स होते थे, पेन्स होते थे, बैक एक बहुत कॉमन था, उसके अंदर रैश आ जाती थी कुछ पेशेंट्स के अंदर, पटीकी आ जाते थे, और वोमिटिंग शोमिटिंग होती थी। लेकिन अब तो फुल फ्लेज मतलब डिसेंट्री और डायरिया और वोमिटिंग के साथ पेशेंट आता है, और जब आप उसका जो है वो ब्लड देखते हैं तो उसमें आपको CBC में नजर आता है कि जी प्लेटलेट्स उड़ जाते हैं, प्लेटलेट्स ही नहीं होते। तो फिर आप जब डेंगू सीरोलॉजी करते हैं, जब डेंगू सीरोलॉजी करते तो आपको पता लगता है कि ये तो डेंगू है। मैंने सर इतना ये भी देखा है कि एक पेशेंट रिपोर्ट हुआ था, उसको सिर्फ एक फीवर की कंप्लेंट थी, और साथ उसकी मेंटल स्टेट डिटेरियोरेट कर गई। उसको ओरिएंटेशन नहीं थी, कंफ्यूजन थी, इररेलेवेंट टॉक। तो जब हिस्ट्री ली कि जी फीवर की हिस्ट्री है 4-5 दिन की गालबन, उसका कोविड जब करवाया गया तो वो पॉजिटिव आ गया। मतलब कोविड के कोई भी क्लासिकल सिम्टम्स नहीं, और वो आया साइकेट्रिक सिम्टम्स के साथ, और अंडरलाइन कोविड था। ऐसे ही है, और वो आप मिस कर सकते हैं बहुत आसानी से। बिल्कुल देखें, हमारी तो बहुत सारी लिमिटेशंस हैं डॉक्टर उसामा। आप समझते हैं कि जनरल पब्लिक जो है उसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है। हमारी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई है कि मतलब आप देखें ना कि विटामिन D डेफिशिएंसी इतनी कॉमन है हमारी जनरल पब्लिक में। बिल्कुल, उसका टेस्ट जो है उसकी कॉस्ट देखें कितनी है। काफ़ी ज़्यादा। अब फिजिशियन जो है वो बेचारा क्या करे, वो उसके पास और कोई हल नहीं कि वो ब्लाइंडली जो है रिप्लेसमेंट देता रहे विटामिन D की। अब ये कोई एथिकल प्रैक्टिस तो नहीं है कि आपको पहले तो विटामिन D लेवल चेक करने चाहिए पेशेंट के, लेकिन आप विटामिन D लेवल चेक करने जाएंगे तो 8-10 हज़ार रुपए के टेस्ट होंगे, और उसके नतीजे में क्या होगा कि आप उसको जो मेडिसिन एडवाइस करेंगे वो 400-500 रुपए की मेडिसिन होगी। तो वो पेशेंट कहेगा कि ये डॉक्टर ने मेरे साथ क्या किया है कि 10 हज़ार के मेरे टेस्ट करा दिए और 500 रुपए की मुझे दवाई दी है। अब ये जो है ये प्रैक्टिस को हर्ट करने वाली सिचुएशन बन जाती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स ही ऐसे हैं कि उसमें बहुत सारी जगहों पे हमारे अपने हाथ बांधे हुए होते हैं।
तो देखिए, मैं तो मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं मैं तो उनको ब्रीफ ज़रूर करता हूँ, लेकिन मैं इंसिस्ट नहीं करता। अलबत्ता मैं उनको ये बता ज़रूर देता हूँ कि भाई मेरे जहन में ये डाउट है, आप ये देखें, इसके ये टेस्ट हैं, इनकी ये सर्टन कॉस्ट है, आप अगर ये टेस्ट करवाना चाहें तो मोस्ट वेलकम। तो मैं उनको देखने के बाद आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है एज पर डायग्नोसिस मैं आपको दे दूंगा। लेकिन अगर आप नहीं करवाना चाहते, अगर किसी वजह से आप पे नहीं कर सकते, तो फिर मैं आपको मजबूर हूं कि मैं आपको ब्लाइंडली ट्रीट करूं, और वो ब्लाइंडली फिर ये मेरे पास ऑप्शन है, ये मैं आपको ट्रीटमेंट लिख देता हूं, आप ये इस्तेमाल करें। अगर इससे अल्लाह करे बेहतरी आ जाए, अगर आ जाती है तो अच्छा हो जाएगा, अगर नहीं आती तो आप प्लीज़ ज़रूर दोबारा वापस आएँ, और फिर फ़ौरन ये सारे टेस्ट करने पड़ेंगे, फिर मजबूरी हो जाएगी। अब देखें, ये पेशेंट के लिए भी ये कोई अच्छा जो है वो सिनेरियो नहीं है फिजिशियन की तरफ से, लेकिन हम मजबूर हैं, हम क्या करें। तो बहरहाल एक्यूट फेब्राइल इलनेस में डॉक्टर उसामा, हेल्थ केयर के अलावा मैं समझता हूँ कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो इदारे हैं, जैसे हमारे वाटर एंड सैनिटेशन वाले हैं, अच्छा रोल प्ले जैसे हमारे कैंटोनमेंट बोर्ड वाले हैं, जैसे बाकी लोग हैं, उनको देखना चाहिए कि वाटर सप्लाई की क्वालिटी जब डिटेरियोरेट होती है, इन्होंने कभी सैम्पलिंग नहीं की, इनको सैम्पलिंग करनी चाहिए डिफरेंट एरिया से, उनका एनालिसिस करवाएं, उसमें देखें कि ग्रोथ कौन सी आ रही है, अकॉर्डिंगली उसको मतलब उसका को लोगों को एटलीस्ट अवेयरनेस तो दे देना कि भाई पानी जो आ रहा है ये कंटेमिनेटेड है, आप प्लीज़ उबाल के पानी इस्तेमाल कर लें। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा लोगों से कि जब तक ये 2 महीने का 1.5 महीने का जो स्पेल बरसात का है गुजर नहीं जाता, खुदा के लिए अपने जो है घर वालों को बचाने के लिए, जो पानी आपके घर में बेशक फिल्टर वाला है, बेशक कैंटोनमेंट का है, बेशक दूसरा ग्राउंड वाटर है, जो भी पानी है प्लीज़ उसको बॉयल करके उसको रखें, ठंडा करें और इस्तेमाल करें, अपने आप को और अपने घर वालों को उनको बचाएं इन डिजीज़ से, क्योंकि ये लीथल भी हो जाती हैं। पर्टिकुलरली एक सर्टन एज ग्रुप के जो पेशेंट्स हैं, जो अबव 60 जैसे मैं कहता हूँ, जिनको कोई और साथ को मॉर्बिडिटीज़ भी चल रही हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास ये अभी परसों एक पेशेंट आया है जो कि ऑलरेडी डायबिटिक भी था, हाइपरटेंसिव भी था, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ भी चल रही थी, उसको कोविड हुआ है, सवियर किस्म की डिहाइड्रेशन हुई है। जब हमारे पास लेके आए तो ऑलमोस्ट ही वाज इन शॉक, तो हमने उसको खैर स्टेबलाइज किया। अब इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ की वजह फ्लूइड्स भी बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते थे, तो मजबूरन हमें उसको बड़ा कॉशियसली स्टेबलाइज करना पड़ा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट सेव हिम फ्रॉम एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। मतलब ATN उसको हो चुका था जब वो हमारे पास आया, क्रेट उसका वो 6 पे था, उसका जो यूरिया को 280-90 पे था। तो अब आप देखें ना कि इसमें डिहाइड्रेशन जो है इटसेल्फ एक सर्टन जो पेशेंट ग्रुप है उसके अंदर ये लीथल भी हो सकती है। आप इसको मामूली बीमारी नहीं समझ सकते। मतलब उन लोगों में जैसे ये कोमॉर्बिड जो पेशेंट्स होते हैं, उनमें अगर सीवियर डिहाइड्रेशन डेवलप होती है तो या वो किडनीज ले जाएगी, या कोई और वाइटल ऑर्गन जो है उसको, या वो सेप्टिक शॉक में जा सकते हैं, वो भी लाइफ थ्रेटनिंग। अच्छा सर, हमने बहुत ज़्यादा फेब्राइल इलनेस के बारे में डिटेल से डिस्कशन की, हमने वाटर क्वालिटी और सैनिटेशन के बारे में बात की, इदारों के रोल की भी बात की, कोविड पे भी, और सारी चीज़ों को पर हमने एक डिस्कशन की है। अब आप एक फाइनल मैसेज, जो टेक होम मैसेज फ्रॉम दिस पॉडकास्ट है एक पब्लिक के लिए, कि वो इन दिनों में ब्रीफली आप बता दें कि क्या उनको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और कब अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं कि वो फिर उनकी लाइफ थ्रेट ना हो इससे। ठीक है। उसमें जो 3-4 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो मेंशन करना चाहूँगा। नंबर 1 तो टॉप ऑफ द लिस्ट कोविड है। कोविड अगरचे अब उसकी सिवेरिटी वो वाली नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस। तो अगर आपको इफ लेफ्ट अनट्रीटेड अगर आपको डाउट है या आपके डॉक्टर ने आपको उस पर सस्पिशन उसने शो किया है, तो कोविड को प्लीज़ आप घर पे ट्रीट करने की कोशिश मत करें, प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट करें, और अगर डॉक्टर ज़रूरी समझे आपको एडमिट करना तो आप प्लीज़ एडमिट हो जाएं, और उसके जो नेसेसरी टेस्ट हैं वो ज़रूर उनको रिपीट करें। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि एक्यूट जो फेब्राइल इलनेस है
उसके अंदर डेंगू का एलिमेंट भी मौजूद है, उसके लिए मैं एडवाइस करूँगा, क्योंकि अभी मॉस्किटोज़ हैं और अभी रहेंगे, तो आप काइंडली उसके लिए जो है मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करें, मॉस्किटो नेट्स यूज़ करें, अपने कमरों में स्प्रे करें ताकि मच्छरों से आपका बचाव हो, क्योंकि वही वेक्टर है जो डेंगू स्प्रेड करता है। तो अगर आप मच्छरों से बचे रहेंगे तो आपको डेंगू जो है आप अब डेंगू से बचे रहेंगे। तीसरा, जितनी भी बेसिलरी डिसेंट्री है वो सारी की या वायरल है, वो फीको ओरल रूट से ये स्प्रेड होती है। आप काइंडली, जैसे मैंने पहले कहा, कि पानी को बॉयल करें और बॉयल करके यूज़ करें खुद भी और घर वालों को भी। बेशक आपका पानी ग्राउंड का है, बेशक आपका कैंटोनमेंट बोर्ड की सप्लाई है, या आपका जो है फिल्टर्ड वाटर है, जो भी है, आप उसको प्लीज़ ज़रूर बॉयल करें, एनी केस बॉयल करें और उसको यूज़ करें। और उसके अलावा बाज़ार से खाना पीना इन दिनों में प्लीज़ छोड़ दें। ठीक है। मतलब 1-1.5 महीने से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी अगर आप डाइन आउट नहीं करेंगे या आप बाहर कहीं जो है रिफ्रेशमेंट नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। कोल्ड ड्रिंक्स पर्टिकुलरली, उसके साथ जो है डेजर्ट्स जो है बाजार के, प्लीज़ स्नैक्स इनको प्लीज़ अवॉइड करें। सर ने जो बात की सर, आप उसके साथ साथ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि पानी बॉयल करके पिएं, सिर्फ बॉयल करके घर में रखना नहीं है, उसी को इस्तेमाल करें। उसी को इस्तेमाल करें, और जो एक मिनिमम रिक्वायर्ड इनटेक है वो डेफिनेटली करें ताकि आप डिहाइड्रेशन से बचे रहें। हमारे जनरली मैंने नोट किया है कि ओवरऑल इवन हम वाटर इनटेक हमारी इतनी अच्छी नहीं होती, तो एक ये भी टेक होम मैसेज है कि पानी बॉयल करके, लेकिन उसका फिर पानी का एडिक्वेट इनटेक होना चाहिए। ट्रू। बिल्कुल। इसमें एक चीज़ और भी जो आप उसमें एक पॉइंट और भी ऐड कर लें, वो ये है कि मैं अक्सर अपने पेशेंट्स को वाटर इनटेक के हवाले से ये कहता हूँ कि जनरली लोगों को अंदाज़ा नहीं होता उन्होंने दिन में कितना पानी इस्तेमाल किया है जी। जिन पेशेंट्स में वाटर डेफिशिएंसी कॉन्सिक्वेंशियल हो सकती है, मतलब वो उसमें कोई डिजीज़ ऐसी उनमें है, जैसे हमारे किडनी स्टोन बहुत कॉमन है। अब वो लोग अगर पानी पूरा नहीं पीते तो फिर उनमें तो प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, उनमें पाइलोनेफ्राइटिस होता है। उनको मैं ये एडवाइस करता हूँ कि भाई आप सुबह जब सो के उठें तो 2.25 लीटर वाली एक बोतल लें, उसको पानी से भर लें और रात को सोने से पहले उसको ख़त्म करें। अब सारा दिन उसी पानी को यूज़ करें तो एटलीस्ट मेक श्योर हो जाएगा कि आपने दिन में 2 लीटर प्लस पानी पिया है। वरना अदरवाइज आदमी को नहीं याद रहता कि उसने कितना पानी पिया है। तो ये एक मोटा नुस्खा है, मतलब लोगों का आसान नुस्खा है, जिससे लोगों को ये श्योर हो जाएगा कि उन्होंने पानी पूरा इस्तेमाल किया है। ठीक है। तो सर थैंक यू डॉक्टर सामा, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ये मौका दिया। तो उम्मीद है कि हमारी इस गुफ्तगू से लोगों को फ़ायदा होगा। लोग अगर ये इन प्रिकॉशंस को यूज़ करते हैं तो इंशाल्लाह ये जो इस वक्त एक बहुत ज़्यादा एक हाइट आई हुई है, स्पाइक आई हुई है इसमें बीमारियों में, इसमें बेहतरी आएगी। हाँ सर, मैं आपका थैंक यू करूँगा कि आप हमारे पॉडकास्ट पे तशरीफ़ लाएँ। मेरे साथ थे डॉक्टर सलाउद्दीन जो कि मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने काफ़ी मुफीद बातें की। उम्मीद है आप लोग उसको फॉलो करेंगे और अपने घर वालों को सेफ़ रखेंगे। और मैं हूँ डॉक्टर उसामा काजी, और अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।